तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक बेहतरीन से सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये नाउन की आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि नाउन चैप्टर को फाइनल टच बिल्कुल इस क्लास की मदद से मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। बाकी अगर कुछ चीजें रह भी जाएंगी तो एक क्लास हम और ले लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका सेशन नंबर 5 रहने वाला है नाउन का। वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि 5 ही सेशन में कंप्लीट करा दूं, बट कोई दिक्कत नहीं, 5 सेशन में नहीं तो 6 में तो हो ही जाएगा। लेकिन जितनी कोशिश होगी मैं आज आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो कवर अप करा दूंगा इसी सेशन में। तो आपको याद होगा पिछले सेशन में हम लोग पोजीशन को समझ रहे थे, जिसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी कि पोजीशन क्या होती है, एक नाउन से दूसरे नाउन पर पोजीशन कैसे दिखाई जाती है, क्या सारे पॉइंट्स होते हैं, मैंने एक एक बात आपसे की थी। तो आज की क्लास में हम लोग मेरे भाई उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो पोजीशन दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्या आपको वो पॉइंट्स याद हैं? तो आप कहेंगे जी भैया जी आपने बताए थे और हमें तीनों पॉइंट्स अच्छे से याद हैं। तो मैंने आपको जो 3 पॉइंट्स पोजीशन दिखाने के लिए बताए थे वो क्या थे? तो पहला जो पॉइंट था वो था एपोस्ट्रोफी एस। भाई इसकी मदद से भी पोजीशन दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आप केवल एपोस्ट्रोफी की मदद से भी पोजीशन दिखा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो था वो ये था कि हम ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करके भी पोजीशन दिखा सकते हैं। अब इन तीनों का यूज हम लोग सीख रहे थे तब, लेकिन उस क्लास में हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, क्लास को बीच में ही छोड़ना पड़ा था हमें। लेकिन अब हम यहां से शुरू करेंगे, यानी एपोस्ट्रोफी एस के बारे में पहले देखेंगे, फिर हम इसको देखेंगे और इसको भी देखेंगे, और फिर इन तीनों को साथ में कंपेयर भी करेंगे कि कहां कौन सा आ सकता है, कहां कौन कौन दोनों भी आ सकते हैं। उन चीजों को भी हम लोग साथ ही में कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपोस्ट्रोफी एस के यूजेस, ठीक है मेरे भाई। चलिए 1 मिनट दीजिए, ये इंक रिलीज हो गया मेरे हाथ पे थोड़ा इसका। चलिए भाई शुरू करते हैं, देखते हैं। पॉइंट्स बनाते चलिएगा, जैसे मैं आपसे कहूंगा वैसी तरीके से। एपोस्ट्रोफी एस जो कि इस प्रकार का दिखता है, यूज, ठीक है भाई। तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं इसका जो बताने जा रहा हूं वो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोग पहले भी क्लासेस में मुझसे सुन चुके हैं, मैंने आपको पहली भी क्लास में बताया हुआ है। तो पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स, उनके लिए आता है, लिविंग बींग्स के लिए आता है ये। तो एपोस्ट्रोफी एस जो है ये आपका किसके लिए आता है? लिविंग बींग्स के लिए आता है। ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, लिए आता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, लेकिन याद रखना लिविंग बींग्स को यूज करने का एक तरीका होता है। ये आप इसको सिंगुलर में भी आपको देखने को मिल सकता है और ये आपको प्लूरल में भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये आपको सिंगुलर में देखने को मिलेगा, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपको लिविंग बींग सिंगुलर में देखने को मिलेगा तो मेरे भाई आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, और अगर वो प्लूरल में देखने को मिलेगा तो केवल केवल आप एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे भाई दोनों में से तब आपके पास चॉइस नहीं बचेगी जब वहां हिजिंग साउंड बन रही होगी। हिजिंग साउंड अगर बन गई तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको मेरे भाई क्या लगाना पड़ेगा? केवल केवल एपोस्ट्रोफी। फिर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते प्लूरल के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको चिल्ड्रन वाला कल बताया ही था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं। जैसे मेरे भाई मैंने कहा, आप एग्जाम्पल ले लीजिए नॉर्मली, जैसे मैंने कहा राम और उसका मेरे भाई उसके पिता, तो राम और मैंने लिखा फादर। तो आप जानते हैं राम हमारा पहला नाउन हो गया, फादर हमारा दूसरा नाउन हो गया। इस पहले नाउन की पोजीशन हमें दूसरे नाउन पे दिखानी है। तो आप जानते हैं राम एक लिविंग बीइंग है, एक लिविंग पर्सन, व्यक्ति हो गया। तो भाई ये तो लिविंग बीइंग हो गया, तो लिविंग बीइंग की पोजीशन दिखानी है, तो इसका मतलब यहां दो चीजें हम यूज कर सकते हैं, एक तो एपोस्ट्रोफी एस और एक मेरे भाई केवल एपोस्ट्रोफी।
लेकिन चूंकि हमारा ये लिविंग बीइंग जो दे रखा है वो सिंगुलर है, तो हम केवल केवल क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये एग्जांपल है इसका, ताकि आप लोग इसको समझ पाए। दूसरी चीज प्लूरल के सेंस में बात कर लेते हैं। ये मैंने कल आपको ऐसे ही बताया हुआ था नॉर्मली, बट आज मैं इसको पॉइंट के तहत बता रहा हूं, तो पॉइंट में इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा बॉयज और फिर मैंने लिखा हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल है, ठीक है। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे तो ये लड़के क्या हैं, लिविंग बीइंग है, तो इनकी जो मुझे पोजीशन दिखानी होगी इस हॉस्टल पे, वो या तो मैं एपॉस्ट्रोफी एस से दिखा सकता हूं, या मेरे भाई केवल एपॉस्ट्रोफी से दिखा सकता हूं, क्योंकि लिविंग बीइंग की पोजीशन हम केवल इन्हीं दो से दिखा सकते हैं। अब आप ध्यान से एक चीज इसमें नोटिस करो, ये बॉय अपने आप में यहां प्लूरल दे रखा है। अगर प्लूरल दे रखा है तो ये प्लूरल बना कैसे, एस या एस लग के बना है। तो भाई मैं इस केस में एपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन नहीं दिखाऊंगा, केवल केवल ये एपॉस्ट्रोफी लगा के दिखाऊंगा। रीजन उसका बस इतना सा है कि अगर मैंने यहां एपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन बताई तो ये अपने आप में हिजिंग साउंड बन जाएगी, जो कि अपने आप में गलत होता है। तो इस चीज को हम लोग अवॉइड करेंगे, इसीलिए यहां बॉयज हॉस्टल लिखने के लिए आपको बस इतना लिखना होगा, केवल केवल इतना लिखना होगा, बॉयज हॉस्टल, ऐसे करके, ठीक है। तो आप एस मत लगाना यहां पे, क्योंकि यहां पे हिजिंग साउंड बन जाएगी। लेकिन अगले ही एग्जांपल में अगर मैं कहूं, जैसे मैंने कहा, या कोई और भी वर्ड आप ले सकते हैं जो भी आपके माइंड में हो, तो मैंने जैसे चिल्ड्रन वाला एग्जांपल बताया था, अब मैंने लिख दिया चिल्ड्रंस हॉबी। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे चिल्ड्रन यहां पे पहला नाउन है और मेरे भाई हॉबी दूसरा नाउन है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, तो भाई इसके जो एक तरीके से पोजीशन दिखाना है वो हम दो तरीके से दिखा सकते हैं भाई। एक तो या तो हम केवल एपॉस्ट्रोफी लगा दे या एपॉस्ट्रोफी एस लगा दे। तो आप देखिए अगर आप इसमें एपॉस्ट्रोफी एस भी लगा देंगे तब भी पोजीशन दिखाएगा, और लेकिन यहां हिजिंग साउंड नहीं बनेगी। तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो अगर एग्जामिनर ये लगा के दे तो गलत मत करना, और अगर ये लगा के दे तब भी गलत मत करना, क्योंकि प्लूरल है तो दोनों ही तरीके से इसकी जो है पोजीशन बन जाएगी, ठीक है भाई। तो ये पहला पॉइंट अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दी है कि एपॉस्ट्रोफी एस जो है वो लिविंग बीइंग्स के लिए आता है। जब सिंगुलर की तरीके से यूज हो रहा होगा तो आप एपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, एपॉस्ट्रोफी एस, और जब प्लूरल की तरीके से यूज हो रहा होगा तो दोनों आ जाएंगे। अब एपॉस्ट्रोफी केवल उस जगह पे आप लगाएंगे जहां आपको हिजिंग साउंड को अवॉइड करना होगा। बाकी अगर नॉर्मली प्लूरल ऐसे किसी वर्ड का दे रखा है और ऐसे किसी वर्ड की पोजीशन पूछ ली जिसमें हिजिंग साउंड नहीं बन रही है और वो अपने आप में प्लूरल है, तो वहां आप मेरे भाई दोनों लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली आपको वो ये दिखने को मिलेगा, ये वाला, क्योंकि वहां हिजिंग साउंड नहीं बन रही होती है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं ये वाला जो पॉइंट है पहला, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आगे पॉइंट पे, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पे चलते हैं भाई। थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि भाई रात में क्लास करना मुझे, इसीलिए मैं नहीं करता जल्दी क्लास, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे इन चीजों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2, आपको याद होगा मैंने कल ये बात आप लोगों से डिस्कस भी की थी कि हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का यूज एनिमल और मेरे भाई जो एक तरीके से आपके बर्ड्स होते हैं उनके लिए भी करते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, एनिमल एंड बर्ड्स के लिए भी आता है, ठीक है। एनिमल्स लिखो, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए भी आता है, ठीक है। तो इसको हम एनिमल और बर्ड्स के लिए भी लगा सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कल भी बताया था, तो मैं यहां पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने कैट लिया और टेल लिया, तो आप मुझे देखकर बताइएगा, यहां पे कैट की टेल की बात हो रही है, यानी बिल्ली की पूंछ। तो पहले नाउन का पोजीशन दूसरे नाउन पे है। अब भाई बिल्ली तो एक लिविंग बीइंग है, लेकिन वो एक एनिमल है, एनिमल है। तो एनिमल के साथ में भी हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये तो सिंगुलर है ना, एक बिल्ली की बात हो रही है। अगर एक बिल्ली की बात हो रही है तो केवल एपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, आपकी पोजीशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरे की अगर मैं बात करूं
तो मेरे भाई इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, द टेल ऑफ अ कैट, लेकिन सबसे ज्यादा बेटर एप्रोप्रिएट यही रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी चीज की। जैसे अगर मैं यहीं पे लिखूं, और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे कैट्स पॉ यानी बिल्ली का पंजा जो होता है उसके लिए, तो वो भी आप कह सकते हैं, वो भी चल जाएगा। फिलहाल ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। बर्ड्स के लिए अगर आप लिखेंगे तो मेरे भाई बर्ड्स के लिए भी लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो बर्ड्स के लिए आप लिख सकते हैं स्पैरो, स्पैरो गौरैया होती है ना, गौरैया नाम की चिड़िया होती है, उसके लिए है, तो मैंने लिखा स्पैरो और बिंग्स। तो अब आप समझिएगा, स्पैरो के बिंग्स की बात कर रहा हूं, यानी जो गौरैया होती है उसके परों की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई पहले नाउन का पोजीशन दूसरे पे है, ये अपने आप में क्या है, एक बर्ड का नाम है, एक बर्ड का नाम है। तो मेरे भाई यहां पर भी मैं किसके लिए यूज कर सकता हूं, एपोस्ट्रोफी एस को यूज कर सकता हूं बहुत आराम से, क्योंकि एक बर्ड का नाम है, लिविंग बीइंग भी है ऊपर से, तो यहां पर हम लोग इसको यूज कर लेंगे। और चूंकि ये सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी एस ही आएगा, केवल एपोस्ट्रोफी लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है भाई। चलिए, तो ये दोनों एग्जांपल भी आप अपने माइंड में रखिएगा। दोनों पॉइंट अब तक मैंने जो बताए हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लिविंग बीइंग के साथ भी कर सकते हैं, और एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग एनिमल और बर्ड्स के साथ भी कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको मेरे भाई पता होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग इसके पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि अपने आप में मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है जी। चलिए, पॉइंट नंबर 3 एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो, आपने कंपाउंड नाउन का केस समझा होगा, कंपाउंड नाउन, लेकिन कंपाउंड नाउन को मैं अभी यहां पे वैसे बता सकता था, लेकिन कंपाउंड नाउन थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको बताने के लिए हम आगे जब लास्ट कर रहे होंगे तब मैं उसको बताऊंगा अच्छे से। अभी हम लोग पहले और पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो और पॉइंट्स में सबसे पहले मैं जो चीज शुरू करने वाला हूं वो कंपाउंड नाउन का एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले हम छोटे से हिस्से की बात करेंगे, बाद में जो बचा हुआ पार्ट होगा, जो मेजर पार्ट है उसका, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला, यानी 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस, 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंट नंबर 3 है इसके अंदर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है, ये मेरे भाई कंपाउंड नाउन के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है जी। कंपाउंड नाउन के लिए भी आता है, लिए भी आता है। तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग कंपाउंड नाउन के साथ भी कर सकते हैं। अब आपको याद होगा, जब मैं आपको नंबर्स चैप्टर पढ़ा रहा था, नाउन के अंदर नंबर वाला जो पार्ट आता है, सिंगुलर प्लूरल करने वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन के साथ सिंगुलर प्लूरल करना तो होता ही है, साथ ही साथ इसकी पोजीशन का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। देखो, वो आप लोगों के सामने आ गया है। तो आपको याद होगा, जब हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते थे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा सन इन लॉ। अब एग्जाम्पल की मदद से समझना, सारी चीजें एग्जाम्पल की मदद से समझना। सन इन लॉ, तो आपसे अगर कहा जाता था कि अभी ये वर्ड सिंगुलर है, आपसे कहा जाता था कि इसका प्लूरल बनाओ, तो आप तुरंत क्या करते थे, मेन नाउन को पकड़ के उसमें एस लगा के प्लूरल बना देते थे। तो जैसे सन इन लॉ का प्लूरल करना है तो हम क्या कर देते थे, सन्स इन लॉ कर देते थे, ऐसे करके कर देते ना, ये प्लूरल बन जाता था। और ये ठीक भी है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। लेकिन जब बात पोजीशन दिखाने की होगी तो ऐसा आप नहीं करेंगे, ये चीजें चेंज हो जाती हैं। पोजीशन के मामले में ये चीजें अपने आप में बदल जाएंगी। तो भाई पोजीशन दिखाने के लिए क्या करना होगा, देखो, जब बात पोजीशन की होगी कंपाउंड नाउन में, जब आप बात पोजीशन दिखाने की करेंगे तो आपको चीजों में बदलाव करना होगा। वो बदलाव ये होगा कि जहां आपका कंपाउंड नाउन एंड हो रहा होगा उसी जगह पर पोजीशन लगेगी। अगर सिंगुलर होगा तो भाई सीधी सी बात है, ध्यान से समझो, जैसे मैंने लिखा कंपाउंड नाउन जहां एंड हो रहा होगा वहीं आप लगाएंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया सन इन लॉ, ही जो है वही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे ये सिंगुलर है, अब मुझे इसका प्लूरल बना, वो क्या बनाना है, मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, किस पे, होम पे। सन इन लॉ की पोजीशन मुझे किस पे बतानी है, होम पे बतानी है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, इसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैंने कहा सन इन लॉ, जो मेरा ये कंपाउंड नाउन है ये खत्म लॉ पे हो रहा है,
तो मेरे भाई जो भी मेरी पोजीशन लगेगी, चाहे वो मैं एफएस्ट्रॉफी एस से बताऊं, चाहे मैं केवल एफएस्ट्रॉफी से बताऊं, चाहे मैं कुछ करके बताऊं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी चीज लगेगी वो बिल्कुल कंपाउंड नाउन के लास्ट में आएगी। तो अभी ये सिंगुलर है तो मैं यहां एफएस्ट्रॉफी एस लगा दूंगा, मेरा काम ठीक हो जाएगा। तो हम ऐसे बोल देंगे सन इन लॉज होम, ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट आप अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। ठीक है जी, तो बस आपको पता है डिफरेंस क्लियर रखना है। जब पोजीशन की बात करेंगे आप कंपाउंड नाउन के, तो आप जो एफएस्ट्रॉफी या एफएस्ट्रॉफी एस लगाना होगा वो कंपाउंड नाउन के ना बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे। लेकिन जब बात सिंगुलर प्लूरल करने की होगी तब आप मेन नाउन में लगाएंगे। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी और आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने एक ही जगह पर लिख दिया है। सिंगुलर प्लूरल करने के लिए आप मेन नाउन में ऐसे एस लगाते हैं, लेकिन जब पोजीशन की बात होगी तो कंपाउंड नाउन के बिल्कुल लास्ट में, देखो यहां पे, देखो यहां कंपाउंड नाउन खत्म हो रहा है तो मैंने एफएस्ट्रॉफी एस बिल्कुल यहां लगाया और यही आपको लगाना है। एग्जामिनर गड़बड़ करके देगा, एग्जामिनर इस सन को मेरे भाई क्या कर देगा, ऐसे करके देगा एफएस्ट्रॉफी एस लगा के, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ये चीज गलत हो जाएगी, इनको अवॉइड करना बस। तो कंपाउंड नाउन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये एक कॉन्सेप्ट था कंपाउंड नाउन का। और भी कंपाउंड नाउन होते हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे, हालांकि वो अपने आप में मेरे भाई प्रोनाउन का भी काम करते हैं, तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये कंपाउंड नाउन अभी समझ के रखिएगा। इसमें मैंने ये चीज बता दी है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप मुझे बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, तो मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इस वर्ड में अभी आप सोच पा रहे होंगे कि ये अपने आप में सिंगुलर दे रखा है। अब मैंने इसका मेरे भाई आपसे दो चीजें पूछनी है। एक तो मुझे आप इसका प्लूरल करके बताएंगे, पहली चीज आप मुझे इसका क्या बताएंगे, प्लूरल करके बताएंगे। दूसरी चीज मेरे भाई आप मुझे इसकी ये बताएंगे किस पर, ध्यान से समझना, सिस्टर इन लॉ की ही, ध्यान से समझिएगा, सिस्टर इन लॉ, इसकी पोजीशन आप मुझे बताएंगे ड्रेस पर। ड्रेस पर मुझे इसकी पोजीशन बताएंगे कि कैसे लगेगी, क्या पोजीशन लगेगी, कहां लगेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, फोर्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं भाई। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूं इसी तरीके से आपको नोट डाउन करना है। और एक एक पॉइंट को आपको चीजें ध्यान रखनी है। चलिए भाई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा फोर्थ नंबर वाले पॉइंट की, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर फोर्थ, देखो भाई फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है इसके अंदर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज समझने वाले हैं। लेकिन आपने कभी कभी क्या देखा होगा कि क्वेश्चन में पोजीशन तो होती है, लेकिन एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, पोजीशन की ही बात होगी। ध्यान से समझना, इसके अंदर ये फोर्थ पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी इससे क्वेश्चन पूछती है और इससे मेंस में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा स्टार बनाना चाहूंगा, बस इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो देखो होता यह है कि पोजीशन की जब बात होती है तो एक टाइप बनता है पोजीशन के अंदर ही, वो ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे एक ही चीज पर दो अलग अलग नाउन की पोजीशन हो जाती है। जैसे मान लो तीन चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2 और मेरे भाई नंबर 3। ठीक है, ध्यान से समझना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो मैंने एक कंडीशन और बना ली, नंबर 1, नंबर 2 और मेरे भाई ये नंबर 3। अब समझना, ये जो तीसरा वाला नाउन मैंने यहां लिखा है, पहला केस तो ये संभव हो सकता है कि इस वाले नाउन की भी पोजीशन इस पर हो और इस वाले नाउन की भी पोजीशन इस पर हो। एक तो ये केस पॉसिबल है, या एक केस ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पहले नाउन की पोजीशन इस पे हो और इस दूसरे जो ये वाला नाउन है, ये वाला पहले वाले नाउन की पोजीशन किसी और पे हो और मेरे भाई इस दूसरे वाले नाउन की पोजीशन किसी और पे हो। अब समझना कि मेरे भाई लिखा हुआ आपको यही दिखेगा, बस इन दोनों का अलग अलग होगा, मतलब मीनिंग अलग अलग होगा। आप ये समझिएगा, नाम यही होगा, बस ये चीजें अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वाइफ्स वर्ड को, पत्नी। अब आप मुझे बताइएगा, किसी व्यक्ति की दो व्यक्ति हैं और उसकी एक ही पत्नी है, क्या पॉसिबल हो सकता है? भाई मैंने कहा, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने लिखा राम
एंड, और फिर मैंने लिखा यहां पे करण, और फिर मैंने यहां पे लिख दिया वाइफ। और मैंने कहा कि भाई अब आप देखो, राम एंड करण दोनों 2 पर्सन दे रखे। अब इन दोनों की अगर मैंने एंड लगा के जोड़ा तो इस पे तो सेम पोजीशन चली गई ना, यानी राम की भी यही पत्नी है और करण की भी यही पत्नी है। क्या ऐसा लॉजिकली पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, पोजीशन के अंदर 2 तरीके के केस बनते हैं। एक तो ऐसा होता है जब दोनों के दोनों नाउन जो होते हैं उनकी सेम पोजीशन होती है तीसरे वाले नाउन पे, इसे कहा जाता है मेरे भाई कॉमन पोजीशन केस। इसको क्या कहा जाता है? कॉमन पोजीशन कहा जाता है इसको। जब दो नाउन एक ही चीज पर पोजीशन दिखा रहे हो, जैसे मेरा और तुम्हारा घर। अब हो सकता है कि हम दोनों का घर एक ही हो, ऐसे मैंने कहा मेरे और तुम्हारे पिताजी, तो हो सकता है कि हम दोनों के पिताजी एक ही हो। तो जब ऐसी कोई बात हो जिसमें पहले नाउन और दूसरे नाउन की पोजीशन सेम चीज पर होगी, तो मेरे भाई उस केस में कॉमन पोजीशन आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, जैसे ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है और ये कोई पर्सन सी है, तो मेरे भाई ये सी इसका भी पिता है, ए का भी पिता है और बी का भी पिता है, तो मेरे भाई ये अल्टीमेटली दोनों का पिता हो गया, तो इसी को कॉमन पोजीशन कहा जाता है। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम बात करें स्प्लिट पोजीशन में, ये होता है जैसे ये अब ए को मान लो और ये बी मान लो, अब ये ए और सी को मान लो पत्नी, और ये दोनों हो गए पति। दूसरी कंडीशन समझा रहा हूं, पहली तो मैंने सेटिस्फाई करा दी आपकी। अब समझो, अगर हम कहें कि ये ए जो है वो सी का भी पति है और बी जो है वो भी सी का पति है, तो भाई ये पत्नी फिर तो ए की भी हो गई और बी की भी हो गई। ऐसा पॉसिबल है क्या लॉजिकली? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि ए की पत्नी सी हो सकती है और बी की पत्नी कोई और हो सकती है, यानी डी हो सकती है, कोई भी मान लो। तो ऐसे केस में जब दोनों नाउन की पोजीशन अलग अलग चीजों पर दे रखी हो, तो उस केस में मेरे भाई स्प्लिट पोजीशन का केस बनता है, यानी जिसे हम कहते हैं क्या, जब एक नाउन, जो नाउन है दोनों के दोनों, वो अलग अलग चीजों पर पोजीशन दिखाएं। जैसे मेरा घर अलग है, तुम्हारा घर अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, तुम्हारा बिजनेस अलग है, ये चीजें। तो मेरे भाई दो ही केस बनते हैं बस इसके अंदर, एक तो स्प्लिट पोजीशन का और एक मेरे भाई कॉमन पोजीशन का। दोनों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों को आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये वाला जो केस है ये अपने आप में गलत हो जाएगा, तो राम एंड करण। अब इसमें दिक्कत ये है, कुछ बातें समझने वाली हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पे अगर हम कहें राम एंड करण वाइफ, तो ये अगर पोजीशन आप लगाओगे तो आप क्या करोगे, लास्ट वाले पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, आपने लगा दिया। लेकिन क्या अभी भी ये ठीक हो गया? नहीं दोस्त, अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है, अभी भी ये चीजें क्या है, गलत है अपने आप में। तो जब गलत है तो ठीक कैसे करना होगा भाई? बस कुछ मत करो, राम की पत्नी है और करण की भी पत्नी है, तो दोनों की पत्नियां अलग अलग होंगी, यहां स्प्लिट पोजीशन का केस है। तो आप ऐसे कह सकते हैं इस केस में राम्स एंड करन्स, और यहां पे मेरे भाई दूसरी चीज, यहां वाइफ नहीं आएगा मेरे भाई, इसका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि वो एक से ज्यादा है, इसकी अलग पत्नी है, इसकी अलग पत्नी है, तो एक से ज्यादा हो गई, एक से ज्यादा हो गई तो प्लूरल फॉर्म में यहां यूज होगा, तो ये वाइफ्स आएगा। ठीक है, यहां वाइफ भी नहीं लिख सकते क्योंकि फिर तो एक ही हो जाएगी ना, फिर गलत हो जाएगी बात। तो यहां पे ऐसे तरीके से चलेगा। ठीक है भाई, चल तो अब हम लोग आगे चलते हैं और चीजों को सीखते हैं। चलिए आगे चलते हैं और चीजों को सीखते हैं मेरे भाई। चलिए, तो स्प्लिट पोजीशन में मैंने आपको केवल अभी ये चीज बताई है, यहां पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगाता है, ये मैं बता रहा था, तो दोनों पे लगा लीजिएगा क्योंकि मैंने दोनों पे ही आपको बताया। बाकी अब हम लोगों ने ये बेसिक तो सीख लिया है कि कॉमन पोजीशन क्या होती है और स्प्लिट पोजीशन क्या होती है। अब मैं इसके पॉइंट आपको लिखा देता हूं, इसमें जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो चीजें मैं आपको लिखा देता हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए एक्सप्लेनेशन का काम खत्म हो गया, अब लिखने का काम शुरू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास एक प्रॉपर बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट लिखे हुए होने चाहिए ताकि एग्जाम टाइम पे आप सीधे सीधे उनको दिमाग में रख पाए। तो सब बढ़िया तरीके से इनको लिखते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पोजीशन जो होती है वो बेसिकली दो प्रकार से आती है किसी भी चीज पे। जब कोई कॉमन तरीके से दो नाउन दे रखे हैं और पोजीशन की बात हो रही है, तो दो तरीके की पोजीशन बनती है, एक तो कॉमन और एक मेरे भाई स्प्लिट।
मैं दोनों समझा चुका हूं क्या होती हैं। अब समझना, जब कॉमन पोजीशन की बात हो रही होगी तो मेरे भाई एक यहां होगा नाउन, दूसरा यहां होगा, और तीसरा मेरे भाई आपका वो चीज होगी जिस पर इनकी पोजीशन होगी। तो ऐसे केस में इसकी भी पोजीशन इस पर होगी और इसकी भी पोजीशन इस पे होगी, और बीच में इनके कंजंक्शन लग रखा होगा एंड, या कुछ और भी हो सकता है। फिलहाल एंड ही ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, बस आप ये थोड़ा सा उसके लिए ले लो, रेफरेंस के लिए एंड कंजंक्शन को हमने रख लिया है, बाकी आपको हो सकता है और भी देखने को मिले। ठीक है, अब मेरी बात को आप ये समझो कि मेरे भाई एंड का ये जो वन है इसका भी पोजीशन तीसरे वाले पे है, दूसरे वाले का भी पोजीशन तीसरे वाले पे है, तो ये कॉमन पोजीशन हो गई, पहले और दूसरे दोनों का अधिकार तीसरे पे है। तो ऐसे केस में जब बात एपॉस्ट्रोफी एस लगाने की होगी तो आप केवल बाद वाले पे एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, पहले वाले पे एपॉस्ट्रोफी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको अगर एपॉस्ट्रोफी इसमें लगाना हुआ तो आप केवल एपॉस्ट्रोफी किस पे लगाएंगे, सेकंड वाले पे, ऐसे करके। बस ये आपका पोजीशन का एक तरीका होता है जब कॉमन पोजीशन की बात होगी। तो कॉमन पोजीशन दिखाने की कभी भी बात होगी तो ऐसे केस में आप बस कुछ मत करना मेरे भाई, केवल बाद वाले पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा देना, बात खत्म हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे कह सकता हूं, राम, जैसे मैंने लिखा सोहन एंड, और फिर मैंने लिखा रोहन, और फिर मैंने लिखा का। तो ये एग्जाम्पल है। अब आप समझिएगा, इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिए। सोहन एक पर्सन है, रोहन दूसरा पर्सन है, और कार मेरे भाई वो तीसरी चीज है जिन पर इन दोनों की पोजीशन होगी। अब देखो, अगर एग्जामिनर कहता कि रोहन और सोहन की अलग अलग कार हैं तो डेफिनेटली वो मुझे प्लूरल करके देता, लेकिन ये सिचुएशन भी पॉसिबल है कि कार रोहन की भी वही हो सकती है और सोहन की भी वही कार हो सकती है, हो सकता है दोनों की फैमिली कार हो। तो भाई दोनों भाइयों की एक कार हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां पे नॉर्मली एक रेफरेंस के सेंस में ले रखी है, और बस आप ये समझ जाइएगा कि जब हमने यहां पे इसे सिंगुलर रख रखा है मतलब दोनों की ये एक ही चीज है। तो भाई यहां पे जब एपॉस्ट्रोफी एस लगाने की बात होगी तो एग्जामिनर क्या गड़बड़ करेगा कि वो यहां पे सोहन के साथ में भी एपॉस्ट्रोफी एस लगा के दे देगा आपको। तो मेरे भाई ये चीज गलत हो जाएगी। आप पहले वाले पे एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, बाद वाले पे एपॉस्ट्रोफी एस लगेगी, बस बात खत्म, केवल यहां। ठीक है, तो दोनों की जब कॉमन पोजीशन की बात होगी तो यहां एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगी, सीधा बाद वाले पे लगाओ, काम खत्म। लेकिन यहीं पर जब बात स्प्लिट पोजीशन की आती है तो मेरे भाई ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में भी आपका एक नाउन यहां होगा, फिर मेरे भाई कोई एंड लगा के कंजंक्शन दे रखा होगा, फिर आपका दूसरा नाउन होगा, और फिर होगा ये कि जो चीज आप यहां तीसरा नाउन यूज कर रहे होंगे वो अपने आप में एक ना होकर संख्या में कितना होगा, संख्या में वो अपने आप में दो होगा, या जितने भी नाउन आप यहां यूज कर रहे होंगे वो भी संख्या में इतना ही होगा। जैसे मान लो मैंने यहां 3% यूज कर लिए, तो जाहिर सी बात है ये जो तीसरा वाला जिसपे हम इसकी पोजीशन दिखाएंगे वो संख्या में अपने आप में 3 हो जाएगा, क्योंकि भाई सबका अलग अलग होगा ना, तभी तो स्प्लिट पोजीशन बनेगी। तो ऐसे केस में होगा ये कि जो ये आपका पहला वाला व्यक्ति है और जो ये दूसरा वाला व्यक्ति है इसकी पोजीशन तो होगी, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये तीनों अलग, तीन जो हैं ये संख्या में दो हैं, यानी एक ये है और एक ये है। तो अब याद रखना, मान लो दूसरे वाले की पोजीशन इस पे है और पहले वाले की पोजीशन इस पे है, तो ये अपने आप में स्प्लिट पोजीशन का केस बन गया। और ऐसे केस में जब बात एपॉस्ट्रोफी लगाने की होगी तो मेरे भाई वो आपको दोनों पर लगाना होगा। यानी जैसे मान लो अब मुझे एपॉस्ट्रोफी एस लगानी है तो एग्जामिनर पता है क्या करेगा, इस वाले केस में भी एग्जामिनर क्या करता है कि वो एपॉस्ट्रोफी आपको मेरे भाई केवल बाद वाले पे लगा के देगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे ने अगर पोजीशन का केस पढ़ रखा है और एपॉस्ट्रोफी एस लगाना सीख रखा है तो वो भी इतना जानता है कि भाई अच्छी तरीके से कि बाद वाले पे तो लगता ही लगता है, लेकिन वो पता है गड़बड़ ये करेगा, पहले वाले पे लगा के नहीं देगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब मेरे भाई स्प्लिट पोजीशन का केस बनेगा तो हमें दोनों नाउन को अलग अलग पोजीशन दिखानी होती है। तो मेरे भाई इसीलिए पहले वाले पे भी यहां आपको एपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो बस छोटा सा डिफरेंस है, वही आपको याद रखना है। कॉमन पोजीशन में केवल बाद वाले पे एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है और स्प्लिट पोजीशन के अंदर दोनों पे एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है, क्लियर? चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो मैंने लिखा रोहन एंड, और फिर मैंने लिखा सोहन, और फिर मैंने लिखा मेरे भाई, चलो 22 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, आराम से आप लिख सकते हैं, या हाँ ठीक है इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं
क्योंकि ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। क्वेश्चन भी इसी पे बना देता है एग्जामिनर बार बार, इसीलिए इसी को लो। चलो अब आप नोटिस करो, देखो अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर अभी आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन एक प्रकार से गलत लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे भैया कैसे गलत हो गया? क्योंकि मैंने कहा स्प्लिट पोजीशन के अंदर जो ये आप तीसरे वाले नाउन की बात कर रहे होंगे जिस पर पोजीशन होगी वो संख्या में एक से ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि स्प्लिट ही नहीं होगा पोजीशन बनना। तो आप यहां पे इसको सिंगुलर यूज नहीं कर पाएंगे किसी कीमत पे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ये बात याद रखिएगा, जो ये तीसरा वाला नाउन होगा ये ऑलवेज प्लूरल होगा। स्प्लिट पोजीशन के अंदर ये ऑलवेज प्लूरल होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको कभी भी सिंगुलर यूज नहीं कर सकते। तो एग्जामिनर कई बार ये करता है, पता है क्या, वो यहां पर भी आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा के दे देगा, यहां पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगा के दे देगा, लेकिन इसको मेरे भाई क्या कर देगा अपने आप में सिंगुलर। तो ये तो गलत हो गया भाई। तो यहां पर ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या कर देंगे, वाइफ्स कर देंगे। ठीक है, ये कर देंगे, ये एक्सप्रेशन ठीक बनेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहां तो ठीक कर देता है बट यहां गड़बड़ कर देता है। तो एक्सप्रेशन में एक और गलती वो करके दे सकता है, वो भी मैं जरा ठीक करके बता देता हूं आपको, ताकि आप क्वेश्चन में गलती ना करें जब क्वेश्चन आपके सामने आए एपोस्ट्रोफी वाला। तो मैंने लिखा रोहन एंड, और फिर मैंने लिखा सोहन, और मैंने यहां पे लिख दिया वाइफ्स। अब यहां पे एग्जामिनर ने इस चीज तो ठीक कर दी, लेकिन अब गड़बड़ वो ये करेगा कि बाद वाले पे तो एपोस्ट्रोफी लगा देगा लेकिन पहले वाले पे लेके नहीं लगा के नहीं देगा। अब आपने ये तो देख लिया कि हाँ बाद वाले पे तो लगी हुई है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई जरा इस थर्ड वाले नाउन को ध्यान से देखो। यहां ये प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, और ये प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, और ऐसा वर्ड है जो अपने आप में मेरे भाई स्प्लिट होगा ही होगा, आप इसको नॉर्मली कह ही नहीं सकते। तो मेरे भाई अब ये स्प्लिट होगा, तो स्प्लिट होगा तो भाई यहां पे दोनों पे पोजीशन आएगी। तो यहां पे रोहन पे भी आपको लगाना होगा। अगर इसको नॉर्मली लिखने का प्रयास किया, केवल इसको रोहन रहने दिया, पोजीशन नहीं दी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट्स भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारी चीजें स्ट्रक्चर जिस तरीके से मैंने बनाए हैं ऐसे ही आपके माइंड में फिट होने चाहिए। लिखने के लिए मैं थ्योरी भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं कि ऐसे ऐसे करके ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, मेरे भाई उससे और कुछ नहीं होगा, मोटे मोटे नोट्स बन जाएंगे। लेकिन वो नहीं करना है, सीधा एप्लीकेशंस को समझना है कि कैसे चीजें अप्लाई होंगी, कैसे चीजें प्रैक्टिकली हो रही हैं, वो चीजें आपको देखनी है। ठीक है, चलिए, तो फोर्थ नंबर वाले पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से इतना ही है। जी बिल्कुल इतना ही है, इससे ज्यादा आपको देखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? चलिए, तो एक पॉइंट हम लोग और डिस्कस करेंगे, क्योंकि साउंड डिस्टर्बेंस लगातार हो रहा है, तो इसी वजह से ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करते हैं। एक क्लास हमें और लेनी पड़ेगी इस चीज की, वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, और वो क्लास भी मैं आपकी बिल्कुल कल ही कराऊंगा, और वो कल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए एक पॉइंट और कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग जो है आज के सेशन को वाइंड अप कर देंगे। चलिए, इसको इरेज करते हैं भाई जल्दी से। क्योंकि नाइट में क्लास करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू साउंड डिस्टर्बेंस, और इस चीज को अवॉइड भी नहीं कर सकते। चलिए, तो पॉइंट नंबर 5 के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताने वाला हूं जो अपने आप में कंपाउंड नाउन से जुड़ी हैं। तो कंपाउंड नाउन की पोजीशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था, लेकिन यहां पर भी मैं आपको वो चीज बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ध्यान से समझिएगा। सॉरी, कंपाउंड नाउन हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड प्रोनाउन की बात करनी है। कंपाउंड प्रोनाउन, अब ध्यान से समझिएगा, कंपाउंड प्रोनाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जहां जो पॉइंट लिखने की जरूरत होगी वो मैं लिख भी दूंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब समझिएगा, सबसे पहले ये पॉइंट आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया जी ये कंपाउंड प्रोनाउन क्या होते हैं। तो याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव और प्लस में नाउन, जिसे एडजेक्टिव को आप डिटरमिनर भी बोल देते हो, तो आपका मन है, कोई दिक्कत नहीं। तो एडजेक्टिव और नाउन प्लस में जब भी आते हैं
तो मेरे भाई ये कंपाउंड आपका नाउन बन जाता है। एडजेक्टिव और नाउन मिलेगा तब कंपाउंड प्रोनाउन बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मैंने लिखा सम और वन, इसको ब्रेक करो तो आप कहेंगे भैया जी सम प्लस वन बन जाएगा। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं वन एडजेक्टिव भी होता है, वन प्रोनाउन भी होता है और वन नाउन भी होता है। तो मेरे भाई मैं यहां पे इसको क्या मान के चलूंगा, नाउन, और यहां पे सम को क्या मान के चलूंगा, एडजेक्टिव। तो मेरे भाई बताओ क्या ये एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर नहीं बना है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं वो अपने आप में एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर बने होते हैं। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, जो कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ऑलवेज कैसे, सिंगुलर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी पोजीशन को किस प्रकार से शो करना है, ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड प्रोनाउन तीन तरीके के अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मेरे भाई बडी वाले, जिनके लास्ट में आपको बडी देखने को मिलेगा, यानी नाउन के रूप में। देखो यहां पे मैं इसको लिखता हूं ठीक तरीके से, इधर लिखेंगे तो सही तरीके से आपके नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल इसी के नीचे लिखता हूं, जो इस स्ट्रक्चर के नीचे, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। देखिएगा, असल में जो आपके कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं वो मेरे भाई तीन तरीके के नाउन से बनते हैं। एक तो मेरे भाई बडी, ये भी अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। अगर मैं बात करूं तो एक मेरे भाई वन को लगाकर बनाया जाता है और एक थिंग नाउन को लगा के बनाया जाता है। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे आज। देखिएगा, जैसे मैंने तीनों से पहले मैंने एक वर्ड लगा दिया सम, और यहां पे मैंने भी समास, तीनों जगह पे सम सम लगा देते हैं। चलो तीनों जगह पे मैंने क्या लगा दिया, सम सम लगा दिया। अब समझो, अगर मैंने समबडी यहां पे अगर मैं बोल दूं समबडी, तो ये समबडी हो जाएगा, सम प्लस बडी को जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड प्रोनाउन बन गया। सेम इसी प्रकार से अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये समवन बन जाएगा, तो ये भी एक कंपाउंड प्रोनाउन बन गया। और अगर इसको मैं जोड़ दूं तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, समथिंग बन जाएगा। इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या बन गया, एक कंपाउंड प्रोनाउन बन गया। अब एक चीज आप नोटिस करो, इसके लास्ट में बडी है, इसके लास्ट में वन है और इसके लास्ट में थिंग है। अब मैं आपको तीनों प्रोनाउन का यूज बताता हूं, ध्यान से समझना। जिसके लास्ट में बॉडी वर्ड आ रखा हो तो तुरंत समझ जाना वो अपने आप में आने वाला जो चीज होगी वो हमेशा जो ये यूज होंगे, ये जो बडी वाले जो होते हैं, मेरी बात ध्यान रखना, जो ये बडी वाले होते हैं ये हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग, मैंने कहा समबडी, तो तुरंत समझ जाना कि हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। डिफरेंस क्लियर रखना, कंपाउंड प्रोनाउन में डिफरेंस आना चाहिए आपको, क्योंकि इसकी मदद से आपको पोजीशन लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो बडी वाले आपके कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। जो वन वाले होते हैं, जिनके लास्ट में ये वन लगा हुआ होता है, ये ध्यान रखना, जिनके लास्ट में ये वन लगा हुआ होता है, ये वाले कंपाउंड प्रोनाउन अपने आप में लिविंग बीइंग के लिए आते हैं। अब आप कहेंगे भैया जी दोनों में डिफरेंस क्या है? यार समझो, लिविंग बीइंग वो प्रत्येक चीज है जिसके अंदर लाइफ मौजूद है, जिसके अंदर जिंदगी है, जीवन है, वो प्रत्येक चीज लिविंग हो जाएगी। जैसे पेड़ पौधे अपने आप में लिविंग है, जीव जंतु अपने आप में लिविंग है, लेकिन वो इंसान तो नहीं है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो वन वाले होते हैं, जिनके लास्ट में वन लगा हुआ होगा, वो सारे के सारे कंपाउंड प्रोनाउन लिविंग बीइंग के लिए आएंगे। तो लिविंग बीइंग और ह्यूमन बीइंग, डिफरेंस याद रखना। ह्यूमन बीइंग का मतलब इंसान, तो बडी वाले प्रोनाउन इंसान के लिए आते हैं। समवन वाले प्रोनाउन जो होते हैं वो अपने आप में लिविंग बीइंग के लिए आते हैं। और हां, लिविंग बीइंग के अंदर आप मेरे भाई इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो। अब आप कहेंगे हैं भैया जी ये क्या बात हुई, अभी समझाते हैं। देखो, असल में लिविंग बीइंग का मतलब है वो लोग जिनके अंदर जीवन है। अब भाई मुझे बताओ, ह्यूमन के अंदर भी तो जीवन ही है यार, जीवन तो ह्यूमन के अंदर भी है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे लिए अलग ही चीज चल रही है कि तुम भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी तुम्हें तो मेरे भाई समझ लो, लिविंग बीइंग का मतलब होता है वो प्रत्येक चीज जिसमें जीवन मौजूद है। तो उसके लिए हम लोग संबंध बन वाले जो प्रोनाउन होते हैं ना, कंपाउंड प्रोनाउन, उनका यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें लिखा इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बडी वाला प्रोनाउन नहीं दे रखा होता और वहां हम वन वाले प्रोनाउन को यूज कर लेते हैं किसी पर्सन को दिखाने के लिए, क्योंकि हमें वहां आइडिया नहीं होता कि कौन मौजूद है। तो ऐसे केस में हम बोल देते हैं समवन इज देयर। अब समवन मेरे भाई कोई भी लिविंग बीइंग हो सकता है, चाहे वो इंसान हो या मेरे भाई कोई जानवर हो, पक्षी, कुछ भी हो सकता है।
तो लिविंग बीइंग को जब दिखाना हो, जब हमें यह पता ना चल रहा हो कि सामने वाला जो चीज है वो कोई पर्सन है या अपने आप में कोई अदर लिविंग बीइंग है, तो ऐसे केस में हम लोग समवन या मेरे भाई जो वन वाले आपके कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं उनका यूज किया जाता है। बाकी थिंग वाले तो आप समझ ही लो भाई, ये तो सीधे सीधे नॉन लिविंग के लिए आएगा, नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, तो अब आप कहेंगे भैया जी इनको बताने के पीछे रीजन क्या था? देखो, इनको बताने के पीछे रीजन ये था क्योंकि इन्हीं चीज की मदद से आप काफी सारी चीजें समझ जाओगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, सिंगुलर प्लूरल में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। वो प्रॉब्लम मैंने आपकी यहां सॉल्व कर दी कि भाई ये तो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, तो इनके साथ आने वाले वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, सिंगुलर प्लूरल वाला काम खत्म। अब पोजीशन की बात कर लेते हैं, इसलिए उससे पहले मैंने आपको ये चीजें इसलिए समझाई क्योंकि अब मैं आपको इनकी पोजीशन की बात बताने वाला हूं। मेरी बात ध्यान से समझना, आप अगर नोटिस करोगे तो मेरे भाई लिविंग बीइंग और यहां पे ह्यूमन बीइंग, और मैंने आपको बताया था सबसे पहले ही पॉइंट में मैंने आपसे बात कही थी कि ह्यूमन बीइंग की बात हो या लिविंग बीइंग की बात हो, हम पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं इनके लिए, और चूंकि ये कंपाउंड प्रोनाउन है तो ये तो सिंगुलर ही होंगे, तो इनके साथ कभी भी केवल एपोस्ट्रोफी लगाने का प्रयास नहीं करना, इनके साथ आएगी तो एपोस्ट्रोफी ही। लेकिन कैसे यूज करेंगे वो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे आप यहां पे कहना चाह रहे हैं, ये समवन आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप मान के चलिए जैसे मैंने कहा समवन, ठीक है, और फिर मैंने यहां पे लिख दिया बैग, ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने बैग। अब मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, ये होता है भाई। चलो देखो, समवन और बैग, तो किसी के बैग की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता किसका बैग है। वैसे इंसान का ही होगा बैग, ये बात तो आप भी जानते हैं, तो बडी भी लगा सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, लिविंग बीइंग के अंदर ह्यूमन ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने बोल दिया समवन बैग। अब मुझे समवन की पोजीशन किस पर दिखानी है? इस बैग पे दिखानी है। तो मेरे भाई हमें ये बात तो पता है कि कंपाउंड प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो आएगा तो एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन कैसे दिखाएंगे? बस कुछ मत करना, एपोस्ट्रोफी एस लगा देना, यहां बात खत्म, सीधा। तो पोजीशन दिखाने के लिए केवल आप ये चीज का यूज करेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं मेरे भाई, किसी भी कीमत पे दो तरीके के प्रोनाउन, बस एक ये जो पॉइंट यहां पे मैं बताने जा रहा हूं इधर बता देता हूं ताकि आप इसको ध्यान से रख पाए। यहां पे ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको मेरे भाई बिल्कुल अपने नजरअंदाज मत करिएगा, अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। पॉइंट ये है कि जो आपके बड़ी वाले प्रोनाउन होते हैं, कंपाउंड प्रोनाउन, और मेरे भाई साथ ही साथ आपके बड़ी वाले और मेरे भाई जो आपके वन वाले प्रोनाउन हैं, इन दोनों के लिए जब भी पोजीशन दिखाने की बात होगी तो आप एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करेंगे। ये पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। जब भी बड़ी वाला प्रोनाउन की बात होगी या वन वाले कंपाउंड प्रोनाउन की बात होगी तो इन दोनों के लिए आप किसका यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। लेकिन यहीं पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर ये थिंग वाले प्रोनाउन यूज हो गए तो मेरे भाई ये अपने आप में नॉन लिविंग को दिखाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि नॉन लिविंग के लिए पोजीशन दिखाने के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, आप मेरे भाई वहां यूज करेंगे ऑफ वाले स्ट्रक्चर का। तो एग्जांपल लूं, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा समथिंग, एग्जांपल ले रहे हैं ऐसी चीज का जो वहां पे लिखी हुई, चलो उधर ही एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो मैंने ये पॉइंट यहां बता दिया और मैं ये चीज मैंने यहां इसके सामने लिख दी है, यहां पर भी मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूं ताकि आपको ये चीज ध्यान रहे। तो मैंने क्या कहा, बाकी जो थिंग वाले कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं ये अपने आप में नॉन लिविंग के लिए आते हैं, तो इनके साथ कभी भी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। इसके साथ आप ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि उनके तो मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी, ये देखो ये बता रखा है आपको, ठीक है। लेकिन अब इस वाले की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप मेरे भाई थिंग वाले की बात करेंगे तो मैंने यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा समथिंग्स, और फिर मैंने लिखा मेरे भाई गुडनेस। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि हम किसी चीज की अच्छाई की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई इस फर्स्ट चीज की हम लोग सेकंड चीज पर क्या बताना चाह रहे हैं? पोजीशन बताना चाह रहे हैं। पहले नाउन की पोजीशन दूसरे नाउन पर बताना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई अगर आप नोटिस करोगे तो आपका ये जो दे रखा है ये थिंग वाला एक कंपाउंड प्रोनाउन दे रखा है, तो भाई ये तो नॉन लिविंग के लिए आता है, बच्चा बच्चा ये बात जानता है, नॉन लिविंग के लिए आता है।
तो आपसे मैंने क्या कहा था, नॉन लिविंग की पोजीशन दिखाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, तो आप कहेंगे भैया जी एग्जामिनर हमें यहां पर भी क्या लगा के देगा, एफस्ट्रॉफी एस, बट हम सारी चीजें जानते हैं इसलिए हम गलती नहीं करेंगे, ये चीज गलत हो जाएगी। और मैंने आपको ऑफ वाला स्ट्रक्चर लगाना बताया हुआ है, भाई कैसे करते हैं ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बहुत आसान है, सेकंड वाले नाउन को पहले लाया जाता है, यानी आप लिखेंगे द गुडनेस, क्योंकि मैंने कहा था द आर्टिकल भी आपको लिखना पड़ता है, तो इसको ठीक तरीके से लिखने के लिए सेकंड वाले नाउन को द आर्टिकल के साथ पहले लिख दिया जाता है, हमने लिख दिया यहां पे, और फिर आपको लगाना होता है ऑफ पोजीशन के लिए, और फिर मेरे भाई लिखना पड़ता है आपको जो आगे आपको चीज दे रखी हो पहला नाउन, पहला नाउन हमारा क्या दे रखा है, कंपाउंड नाउन, तो बस यहां लिख दो, तो हम बोलेंगे गुडनेस, द गुडनेस ऑफ समथिंग, क्या बोलेंगे इसका ठीक आंसर क्या होगा, द गुडनेस ऑफ समथिंग। तो आशा करता हूं कि जो ये कंपाउंड प्रोनाउन की पोजीशन है ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, एक एक पॉइंट आपके माइंड में इसमें क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि सेंटेंस यहां पे हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं उतने ज्यादा, क्योंकि सेंटेंस इंक्लूड करने में ज्यादा थोड़ा सा समय ले जाता है, और ये उतना बड़ा व्हाइट बोर्ड भी नहीं है कि इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो पाए, तो इसीलिए वजह से सेंटेंस वगैरह नहीं ले पाते, क्योंकि पॉइंट्स में ही ये पूरा घिर जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं एग्जांपल्स लूं, और एग्जांपल्स मैं लेता भी हूं, ये देखो ये सारे के सारे एग्जांपल ले रखे, तो एग्जांपल्स तो मैं इंक्लूड करता हूं, बट सेंटेंस इंक्लूड नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना व्हाइट बोर्ड पे समय ज्यादा लग जाता है उन चीजों में, तो उस चीज को थोड़ा सा हम लोग बचते हैं उस चीज से। बाकी आप लोगों को एग्जांपल्स की मदद से हम क्लियर करते हैं, कोशिश कर रखते हैं कि क्लियर करा पाए आपको सारी चीजें, और आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझा पाए। और बाकी मैं एक ही चीज कहूंगा कि भाई नाउन चैप्टर के अंदर मैंने जितना आपको 5 क्लासेस में पढ़ाया है, और जो भी चीजें थोड़ी बहुत रह गई हैं वो मैं आपकी कल की क्लास में क्लियर करा दूंगा, जितना मैंने आपको ये क्लासेस में पढ़ाया है इससे बाहर कुछ भी नहीं, नाउन के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये अपने आप में मोर देन सफिशिएंट होगा। बाकी हाँ, कुछ डेटा जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हालांकि मैंने कुछ अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही डाल दिया है, कुछ चीजें बच भी रखी होंगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस मेरे भाई उनको और ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, चलिए।